गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे हम लोग सेल के बारे में, डिफरेंट टाइप के ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हम लोग पढ़े थे प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फ्यूल सेल्स। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। फ्यूल का मतलब ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या है? तो ईंधन सेल में हम लोग देखेंगे H2O2 सेल, और यह मोस्ट वीवीआई है। इसको आप एग्ज़ाम के पर्पस से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ईंधन सेल। और ध्यान से देखिए, सबसे बेहतर सेल होता है, इसका अधिकतम क्षमता हम लोग यूज कर सकते हैं। लगभग इसका दक्षता जो है 70% होता है, ठीक है। और यह प्रदूषण मुक्त होता है, मतलब इसमें पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता ईंधन सेल में। यह मीथेन को जला करके बनाया जाता है, या अन्य गैसों को जला करके बनाया जाता है, या हाइड्रोजन H2O2 सेल हम लोग देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके बनाया जाता है। इस सेल का उपयोग मुख्य रूप से जो होता है अंतरिक्ष यान में ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ध्यान देंगे, ईंधन सेल फ्यूल सेल क्या है। तो फ्यूल सेल कहता है कि वैसा गैल्वेनिक सेल, वैसा गैल्वेनिक सेल, वैसा गैल्वेनिक सेल जो फ्यूल मतलब होता है ईंधन, जो ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को, जो ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दे। वैसा गैल्वेनिक सेल, वैसा गैल्वेनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, क्या कहलाता है? उसे ईंधन सेल कहा जाता है, उसे ईंधन सेल कहा जाता है। याद रखिएगा कि वैसा गैल्वेनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है, वही आपका क्या कहलाता है? ईंधन सेल कहलाता है, ठीक है। कहता है ऐसे सेल में, ऐसे सेल में हाइड्रोजन, मीथेन, CH4 क्या होता है? मीथेन होता है, CH3OH, मिथेनॉल इत्यादि ईंधन का दहन मतलब क्या? जलाकर। ऐसे सेल में H2, CH4, CH3OH इत्यादि ईंधन का दहन द्वारा सीधे, ऐसे सेल में H2, CH4 इत्यादि ईंधन को लिख दीजिए, वो दहन द्वारा सीधे इसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या बोले? ऐसे सेल में हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, इस सब को सीधे जला दिया जाता है, और जला करके क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक है। अब कहता है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता
लगभग 70% होती है। मतलब हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी ईंधन, किसी भी सेल का हम लोग 100% यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो और लेकिन यह सबसे बेहतर सेल है, इसमें अधिकतम जो हम लोग यूज कर पाते हैं वह कितना, लगभग 70% क्षमता का हम लोग क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। अब हम लोग बात करें H2O2 सेल की। H2O2 सेल में क्या होता है कि ये कैथोड है, एक एनोड है, एक तरफ से हाइड्रोजन दूसरी तरफ से ऑक्सीजन डाला जाता है, बीच में जलीय विद्युत अपघट्य होता है। इधर से कैथोड और एनोड से जब विद्युत धारा जाएगा तो इससे क्या आता है, प्रोडक्ट के रूप में जल निकलता है और इस जल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री पानी पीने में कर लेते हैं, ठीक है। ये 100% इफिशियंट है, मतलब बेहतर है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, लेकिन यह महंगा होता है, इसीलिए जनरल यूज में इसको लिया नहीं जाता। तो हम लोग देखें H2O2 फ्यूल सेल में, H2O2 फ्यूल सेल में, फ्यूल मतलब होता है सर ईंधन, फ्यूल मतलब क्या होता है, ईंधन में प्लेटिनम AgCaO स्तरित पोर्स कैथोड रॉड पोर्स कैथोड रॉड सांद्र जलीय NaOH या KOH विद्युत अपघट्य में डूबे होते हैं। यहाँ देखिए इसमें जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिखे हैं इसमें NaOH या क्या होगा, KOH होता है, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रोड से होकर, अब इधर से H2O2 को पास कराया जाता है, इलेक्ट्रोड से होकर O2 तथा H2 गैस डाला जाता है। मतलब प्रवाहित किया जाता है H2O2 को इधर से होकर के, ठीक है। अब क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो क्या रिएक्शन होगा देखते हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा कि इस इलेक्ट्रोड पर क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। तो हम बताएं कि H2O2 सेल में PTAgCO स्तरित पोर्स कैथोड रॉड सांद्र जलीय NaOH, ये दोनों जो रॉड है, छड़ है, कैथोड और एनोड होता है, ठीक है। अब कहता है विद्युत अपघट्य में डूबे होते हैं, ये हमारा क्या है, विद्युत अपघट्य है, KOH या NaOH। अब इससे होकर के हम लोग क्या करते हैं, H2O2 को क्या करवा देते हैं, पास करवा देते हैं। अब क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो एक रिएक्शन होगा कैथोड पर और दूसरा रिएक्शन होगा एनोड पर। तो हम लोग देखेंगे एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में क्या होगा, ये देखिए 2H2 यह गैस हो गया प्लस 4OH माइनस, यह एक्वस हो गया, यह 4H2O बना लिया, यह लिक्विड हो गया प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कैथोड रिएक्शन। क्या देखेंगे, कैथोड रिएक्शन में क्या देखेंगे, यह ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस हो गया, 2H2O क्या हो गया, लिक्विड हो गया, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन।
प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 4OH माइनस। अब देखिए यहाँ कटेगा क्या क्या, जो कटेगा उसको क्या कर देंगे, काट देंगे, बताए थे। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए नेट सेल रिएक्शन, ध्यान दीजिए यह नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए तो कटेगा 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 क्या, यहाँ 2H2 है, यहाँ 4H2 है, ये कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। OH OH पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बच क्या गया 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। इधर क्या बच गया एरो 2H2O, ये हमारा क्या हो गया लिक्विड, ठीक है। यही नेट सेल क्या है रिएक्शन है। अब कहता है यह सेल क्या होता है प्रदूषण मुक्त होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 70% होती है, और यही लिख देते हैं कि यह प्रदूषण मुक्त होता है, यह प्रदूषण मुक्त होता है, मतलब इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। अब इस सेल का दोष क्या है, तो दोष क्या है, इसमें महंगे उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, इसमें महंगे उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जिससे यह महंगा हो जाता है। याद रखिएगा इसमें जो है काफी महंगा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जिससे यह सेल क्या हो जाता है महंगा हो जाता है। और क्या बताएं कि इसमें जो है संक्षारण दर इसका क्या होता है अधिक होता है, मतलब इसमें विद्युत अपघट्य अधिक संक्षारित होता है, इसमें विद्युत अपघट्य अधिक संक्षारित होता है, इसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है अधिक संक्षारित होता है, साथ ही इसे हैंडल करना क्या होता है कठिन होता है। हैंडल करना मतलब इसका रख रखाव यूज करना काफ़ी क्या होता है कठिन होता है। तो याद रखिएगा इसमें महंगा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाएगा, स्वाभाविक है कि यह महंगा हो जाएगा, और इसका संक्षारण दर, इसका जो विद्युत अपघट्य है उसका संक्षारण दर क्या होता है अधिक होता है। फिर बताए इसको हैंडल करना क्या होता है कठिन होता है। ये हमारा था फ्यूल सेल। अब हमारा सेल क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कोरेजन संक्षारण, ठीक है। तो बस ये संक्षारण हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नया टॉपिक देखेंगे कोरिजन संक्षारण। ये सर याद ही कर लीजिएगा, ये काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में सोच लीजिए कि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन रहा तो यह भी एक क्वेश्चन रहेगा। आपको याद रखना है फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेल डायग्राम लिखने के लिए देगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ है जो कि आपको याद ही रखना होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है।
संक्षारण क्या है सर? तो जैसे लोहा में जंग लगना क्या होता है? संक्षारण कहलाता है। चांदी का बदरंग हो जाना मतलब चांदी का कलर खराब हो जाना, या पीतल उतल का बर्तन देखते हैं उसमें दाग लग जाना, ये सब क्या है? संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे हवा और नमी की उपस्थिति में कोई पदार्थ अपना धीरे धीरे क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज होकर के क्या कर लेता है? समाप्त होना शुरू हो जाता है। यह संक्षारण कहलाता है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है लोहा में जंग लगना। ठीक है, कि यह इसके कारण क्या है, आज लाखों करोड़ों का नुकसान होता है हर साल न, कि बड़े बड़े शिप खराब हो जाते हैं न, किसके कारण? जंग के कारण। तो ये आज हम लोग समझेंगे यह संक्षारण क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग रस्ट जंग क्या होता है और इसके क्या नुकसान है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संक्षारण तो कहता है वायुमंडलीय रासायनिक पदार्थों, वायुमंडलीय रासायनिक पदार्थों जैसे CO2 का मतलब हुआ सर कार्बन डाइऑक्साइड, O2 जलवाष्प जिसको हम लोग नमी कहते हैं। जलवाष्प का मतलब क्या हो गया? नमी आदि द्वारा धातुओं का धीरे धीरे स्वतः का मतलब होता है सर अपने आप, स्वतः क्षय संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। याद रखिएगा कि वायुमंडलीय रासायनिक पदार्थों जैसे CO2, नमी, जलवाष्प जिसको बोलते हैं O2 की उपस्थिति में कोई धातु धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, क्षय होने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे बताएं कि पीतल पर हरे रंग का लेपन, पीतल पर देखिएगा हरा हरा तरह का रंग हो जाता है, तो पीतल पर हरे रंग का लेपन। फिर बोल सकते हैं चांदी का बदरंग होना, चांदी का बदरंग होना मतलब चांदी का जो है कलर ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो चांदी का बदरंग होना। लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना ETC। ये सब एग्जाम्पल हैं कि पीतल पर हरे रंग का लेपन होना, चांदी का बदरंग होना, चांदी का कलर खराब हो जाना और लोहा में जंग लगना, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब यह संक्षारण होता कैसे है, लोहा में जंग लगता कैसे, या कोई पदार्थ में जो है जंग कैसे लगता है, ये हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म, क्रिया विधि। तो संक्षारण की क्रिया विधि ध्यान देंगे। संक्षारण की क्रिया विधि, कैसे लोहा में जंग लगता है, इसकी क्रिया विधि को हम लोग देखेंगे। संक्षारण की क्रिया विधि तो कहता है संक्षारण में कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार विद्युत रासायनिक
सिद्धांत के अनुसार विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार वायुमंडलीय O2 तथा CO2 युक्त जलवाष्प विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में अशुद्ध धातु की सतह विद्युत रासायनिक सेल का कार्य करता है। उपस्थिति में अशुद्ध धातु की सतह विद्युत रासायनिक सेल का कार्य करता है। विद्युत रासायनिक सेल का कार्य करता है, ठीक है, जिसमें शुद्ध धातु एनोड तथा अशुद्ध धातु कैथोड का कार्य करता है। कैथोड का कार्य करता है। आप इसको यूं समझ लीजिए, मान लिया जाए कि यह लोहा है, ठीक है, समझिए। अब इस लोहा का एक परत क्या होगा, शुद्ध होगा। लोहा में क्या होगा, एक ऊपरी परत होता है, एक उसके अंदर का परत होगा। तो अंदर का परत जो है, ये ध्यान दीजिए, ये जो अंदर का परत है, आप जो देख रहे हैं अंदर का परत, ठीक है, यह अंदर का परत किसका काम करेगा सर, एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। अब ऊपर के परत पर क्या है, जो भी हमारा वायुमंडलीय अशुद्धि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, यह कहाँ आके सटेगा, इस ऊपरी परत पर आके सटेगा नहीं। अब ध्यान दीजिए, यह जो ऊपरी परत है, यह काम करता है किसका, कैथोड का काम करता है। क्या करता है, कैथोड का काम करता है। ध्यान दीजिए कि यह जो धातु है, तो धातु का सबसे निचला परत क्या होगा, वह शुद्ध एनोड का काम करेगा, और उसके ऊपर जो अशुद्धि का परत है, वह किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अब कहता है O2 CO2 युक्त जलवाष्प विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में अशुद्ध धातु की सतह विद्युत रासायनिक सेल का कार्य करता है। और यही जो मौजूद क्या होता है सर, इसी सतह पर हमारा क्या मौजूद होता है, वह मौजूद होता है आपका CO2 O2 जलवाष्प यही मौजूद होता है। अब यह क्या करेगा कि यह और यह दोनों के बीच रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा इस तीनों की उपस्थिति में। अब जैसे रिएक्शन होना शुरू होगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे यह क्या होने लगे, क्षय मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगेगी, और ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो धीरे धीरे यह रस्ट बन के क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है क्या कि सेल के एनोड पर ऑक्सीकरण के द्वारा सेल के एनोड पर सेल के एनोड पर ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध
शुद्ध धातु धनायन में बदल जाते हैं। धनायन में बदल कर लिखिए, धनायन में बदलकर विद्युत अपघट्य विलयन में जाते हैं। विद्युत अपघट्य विलयन में जाते हैं। ठीक है, जिससे उसका क्षय होता है, जिससे उसका क्षय होता, जिससे उसका क्या होता है, क्षय होता है। ठीक है, कैथोड पर H2 गैस उत्पन्न होता है। कैथोड पर H2 गैस उत्पन्न होता है जो वायुमंडलीय O2 द्वारा जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार संक्षारण के कारण संक्षारण के कारण सतह पर उनके लवणों का लेपन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ तो ध्यान दीजिए, हम क्या बोले सर, एक बार और समझिए। संक्षारण का मतलब क्या, जैसे एक मान लीजिए कि यह लोहा है, इसका एक परत ऊपरी जो देख रहे हैं गंदा जैसा है, इसके अंदर भी तो एक परत है, इस गंदगी के नीचे भी तो परत है, तो वह शुद्ध है और शुद्ध के ऊपर अशुद्ध है। तो शुद्ध जो होता है वह हमारा एनोड का कार्य करता है और अशुद्ध जो होता है वह हमारा कैथोड का कार्य करता है। इसी पर आ करके यही हवा आएगा, आसानी से इस पर चला जाएगा, हवा आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, जलवाष्प आ जाएगा। ये सब आ करके क्या करता है, सेल के एनोड पर ऑक्सीकरण के द्वारा इसको एनोड को मतलब अंदर के शुद्ध परत को क्या करता है, ऑक्सीकरण करवा देता है, ऑक्सीकरण में बदल देता है। तो जैसे ऑक्सीकरण में बदलता है तो वह धनायन में बदलना शुरू हो जाता है और धनायन में बदल बदल के ऊपर चला जाता है, मतलब ये अशुद्ध परत की ओर क्या आने लगता है। ठीक है, जिससे उसका क्षय होता है। आप देखिएगा कि धीरे धीरे झर के क्या होने लगता है, गिरने लगता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है, या कैथोड ऊपर वाला पर, और नीचे जो है वायुमंडलीय ऑक्सीकरण द्वारा जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार संक्षारण कारण सतह पर उनके लवणों का लेपन हो जाता है, मतलब ऑक्साइड या सल्फाइड का क्या हो जाएगा, लेपन हो जाएगा, और धीरे धीरे यह इसको क्या कर देगा, पूरा का पूरा समाप्त कर देता है। अब हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में हम लोग देखेंगे एनोड रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एनोड रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन क्या होगा, एनोड रिएक्शन से तो ध्यान दीजिए, एनोड रिएक्शन में क्या होगा, यह शुद्ध धातु मेटल है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीकरण होगा, यह Mn प्लस एक्वस में बदल जाएगा, प्लस
n इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। n मतलब हो गया संख्या कि जितना इलेक्ट्रॉन है इससे निकल जाएगा। m हुआ शुद्ध धातु, ठीक है, ये ऑक्सीकरण में बदल गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे फिर कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन में क्या होगा सर? तो देखिए कैथोड में क्या होगा, ऑक्सीजन आया, जलवाष्प आया, CO2 आया, नहीं तो देखिए यह ऑक्सीजन तो सबसे पहले ऑक्सीकृत करने के लिए चाहिए ही चाहिए, यह O2 गैस होता है और बताए कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, नहीं तो यह O2 और प्लस क्या हो जाएगा 4H प्लस, ठीक है, एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एरो डाल देते हैं। अब यह क्या बन जाता है 2H2O, ठीक है, यह H2O किस में बदल गया, लिक्विड में। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यह हमारा हो जाएगा नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा कि नेट सेल रिएक्शन में हो जाएगा यह M है, S है, प्लस यह क्या होगा O2 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा गैस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4H प्लस है, 4 इलेक्ट्रॉन और N का मतलब भी हो जाएगा 4, यहाँ अगर 4 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा बराबर होकर के कैंसिल हो जाता है, तो O2 अब प्लस क्या हो जाएगा 4H प्लस एक्वस, यह किस में बदल गया Mn प्लस एक्वस, Mn प्लस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड। यह प्रक्रिया जो है चलते रहेगा, संचारण दर होते रहेगा, प्रक्रिया चलते रहेगा, संचारण दर होते रहेगा। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे संचारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को अफेक्टेड करते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे संचारण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द कोरोजन। हम लोग देखेंगे संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान देंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो संचारण को क्या कर देते, अफेक्टेड कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो सबसे पहला है धातुओं की प्रकृति। पहला क्या है, धातुओं की प्रकृति। धातुओं की प्रकृति मतलब जनरली वही धातु का क्या होगा, संचारण होगा, जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा, आसानी से अभिक्रिया कर लेगा, तब इसका क्या हो जाएगा, संचारण हो जाएगा। तो कहता है कि अधिक विद्युत धनात्मक धातु, अधिक विद्युत
धनात्मक धातु अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। अधिक विद्युत धनात्मक धातु जो होता है वह अधिक सक्रिय होता है, अतः उसका क्या होगा, संक्षारण जो है क्या होगा, अधिक होता है। अतः उसका संक्षारण दर क्या होगा, अधिक हो। अतः उसका संक्षारण दर क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, जैसे लोहा का संक्षारण दर चांदी के सापेक्ष अधिक होता है। याद रखिएगा कि लोहा का संक्षारण दर चांदी के सापेक्ष अधिक होता है, कि मतलब अधिक विद्युत धनात्मक। लोहा ज़्यादा विद्युत धनात्मक है कंपेरिजन देन चांदी। तो जो जितना ज़्यादा सक्रिय होगा उसकी क्या हो जाएगा, आसानी से उसमें क्या होगा, संक्षारण का दर होगा। तो लोहा का संक्षारण दर चांदी की अपेक्षा अधिक होता है। फिर हम लोग बात करें दूसरा पॉइंट की, सक्रिय वायुमंडल सक्रिय वायुमंडल कहता है प्रदूषित वायुमंडल की उपस्थिति, प्रदूषित वायुमंडल की उपस्थिति में प्रदूषित वायुमंडल की उपस्थिति के कारण विद्युत अपघट्ट की दर बढ़ जाती है, जिससे संक्षारण दर बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा वायुमंडल में प्रदूषण होगा संक्षारण दर क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जैसे SO2, SO3, CO2, नमी इत्यादि की उपस्थिति में विद्युत अपघट्ट दर बढ़ जाता है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, यह विद्युत अपघट्ट क्या होता है।
विद्युत अपघट, जैसे आप साफ पानी देखते हैं हमारे वायुमंडल में जनरली हम लोग जो पीते हैं, लेकिन समुद्री पानी, तो समुद्री पानी में संक्षारण दर सामान्य पानी की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नमक होता है और उसका विद्युत अपघटन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जल में विद्युत अपघट की उपस्थिति के कारण, जल में विद्युत अपघट की क्या बोले कि जल में विद्युत अपघट की उपस्थिति के कारण संक्षारण दर में क्या होता है, वृद्धि होता है। संक्षारण दर में वृद्धि होता है। जैसे क्या होगा, समुद्री जल में संक्षारण दर डिस्टिल्ड वाटर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। याद रखिएगा कि समुद्री जल में जो होता है संक्षारण दर डिस्टिल्ड वाटर मतलब शुद्ध पानी की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सर वह विद्युत अपघट्य बहुत ज़्यादा है, और जहाँ विद्युत अपघट्य ज़्यादा होगा चालकता उसका ज़्यादा होगा, आयन में वो ज़्यादा बदलेगा। अब चौथा है सर ताप, चौथा है ताप, टेम्परेचर। कहता है नियत सीमा तक ताप वृद्धि द्वारा संक्षारण दर में वृद्धि होता है। तो हम लोग क्या क्या बोले, इस संक्षारण दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है धातुओं की प्रकृति, जो धातु जितना ज़्यादा सक्रिय होगा, जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, संक्षारण दर उसका उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जैसे लोहा का सक्रियता चांदी की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर हम बात किए सक्रिय वायुमंडल, नहीं कि वायुमंडल में जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी, मतलब वह पदार्थ को उतना ही ज़्यादा संचारित करेगा। फिर हम लोग पढ़े विद्युत अपघट, कि जितना ज़्यादा विद्युत अपघट उपस्थित होगा उसमें संक्षारण दर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे समुद्री जल का क्या होगा, में विद्युत अपघट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका संक्षारण दर कम होगा, कब ब्रिजंदर डिस्टिल्ड वाटर मतलब शुद्ध जल की अपेक्षा। फिर बोले ताप, एक नियत सीमा तक ताप बढ़ने से संक्षारण दर में क्या होता है, वृद्धि होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब लास्ट टॉपिक बचा है लोहा में जंग लगना। तो लोहा में जंग लगना पढ़ेंगे, लोहा में जंग लगने से बचने के उपाय पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।